NCERT क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर से आज शुरुआत करते हैं। नंबर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स। रियल नंबर्स के ये सारे पार्ट जितने भी नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, को प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स, इन सब के बारे में आप क्लास 9th या इससे पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में इन नंबर्स के बारे में बात नहीं करनी है। इमेजिनरी नंबर्स आप क्लास 11th में पढ़ेंगे जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर्स वो सारे नंबर्स रियल नंबर होते हैं जिनको कि नंबर लाइन पे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पॉजिटिव रियल नंबर ज़ीरो के राइट साइड में दिखाए जाते हैं और जो नेगेटिव रियल नंबर्स हैं वो ज़ीरो के लेफ्ट साइड में आते हैं। थोड़ा सा रिकैप में रैशनल और इरेशनल के बारे में देख लेते हैं। रैशनल नंबर क्या है? रैशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकें। कंडीशन यह है कि Q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, यानी डिनोमिनेटर जो होगा वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर किसी नंबर के नीचे अगर ज़ीरो होगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। इरेशनल नंबर वो सारे नंबर जिनको P/Q के फॉर्म में आप नहीं लिख सकते, यानी जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है, वो सारे नंबर इरेशनल कहलाते हैं। जैसे √2 है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √5 है, √11 है। अंडर रेडिकल साइन के अंदर 28 और यहाँ 3 लिखा हुआ है, यानी 28 का क्यूब रूट, 27 का क्यूब रूट। अब 27 का क्यूब रूट तो निकल सकता है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये एक रेशनल नंबर हो जाएगा। इसका रिजल्ट आ जाएगा 3, यानी 27 का क्यूब निकल गया 3, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। ये सारे इरेशनल नंबर हैं जो परफेक्ट क्यूब नहीं है या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बेसिकली इस चैप्टर में जो हमको बात करनी है वो इन दो टॉपिक पे बात करनी है, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और दूसरी चीज़ है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है कि जब इन दोनों टॉपिक्स को आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि आप इन दोनों चीज़ों के बारे में तो क्लास 3rd से यानी और छोटी क्लासेस से जानते हैं। इन सारे नंबर्स के बारे में तो आपने बाद में जाना है। यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में आप क्लास 2nd और 3rd से जान रहे हैं। केवल आप जब इन दो टॉपिक्स को समझेंगे, इनके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो आपको बस यही जानकारी होगी कि अच्छा इसका नाम केवल यूक्लिड डिवीज़न लेमा आपको नहीं पता था और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक नहीं पता था। तो बहुत साधारण चीज़ है ये, इसको पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। क्या है ये यूक्लिड डिवीज़न लेमा? चूँकि ये यूक्लिड का दिया हुआ है इसलिए इसका नाम है यूक्लिड डिवीज़न लेमा। ये लेमा क्या कहता है इसको हम समझते हैं पहले। फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b, for any given positive integers a and b, there exist unique integers q and r satisfying a equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and lesser than b। कुछ समझ में नहीं आया, चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लेमा ये कहता है कि कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b अगर आपके पास हैं तो उन a और b के लिए दो यूनिक नंबर्स यानी दो यूनिक इंटीजर्स q और r एग्जिस्ट करेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे a इक्वल टू BQ प्लस r, जहाँ पे r जो है वो 0 से बड़ा या 0 के बराबर है और हमेशा b से छोटा होगा। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। a और b दो नंबर हम ले लेते हैं। a हमारा हो गया a इक्वल टू हम ले लेते हैं 27 और b इक्वल टू हम ले लेते हैं 4। तो इस 27 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो बड़ा नंबर अंदर होगा और छोटा नंबर बाहर होगा। 4 3 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 27 है, रिमाइंडर यहाँ पे 3 बचेगा।
तो इसमें ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, इन सारी चीज़ों को पहले हम समझ लेते हैं। ये जो 27 है जिसको आप डिविडेंड कहते हैं, ये आपका ए है। 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं यानी ये डिवाइज़र है, इसको बी कहते हैं। 6 टाइम आपने डिवीज़न किया है, टेबल जो है आपने 4 का 6 टाइम 4 से 6 टाइम मल्टीप्लाई करके आपने 24 लिखा है, तो 6 यहाँ पे क्यू हो जाएगा यानी ये क्वेश्चंट है, और 3 जो यहाँ पे बचा वो आपका रिमाइंडर है। ए, बी, क्यू, आर, ये 4 चीज़ें आपको मिली यहाँ से। तो ये सेटिस्फाई करती हैं ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो आप 27 को ऐसे लिख सकते हैं, 27 इक्वल टू यानी ए इक्वल टू बी क्यू। बी आपका क्या है 4, क्यू आपका क्या है 6, 4 इंटू 6 प्लस आर आपका क्या है 3। तो ये ए और बी यानी 4 और 27 इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 27 इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 3। दूसरी चीज़ को समझना है, आर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेसर देन बी। रिमाइंडर जो होगा वो हमेशा 0 होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, बट बी से हमेशा छोटा होगा। 27 में आप 4 से डिवीज़न कर रहे हैं तो कभी भी रिमाइंडर 4 से बड़ा नहीं यहाँ बच सकता। 4 से अगर बड़ा नंबर यहाँ पे आएगा तो अभी डिवीज़न कंटिन्यू चलता जाएगा। तो रिमाइंडर जो भी बचेगा यहाँ पे वो आर की कंडीशन क्या होगी, आर या तो 0 होगा अगर कंप्लीट डिवीज़न हो जाता। मान लीजिए ये 24 होता यहाँ पे 27 की जगह पे, तो 4 6 जा 24, रिमाइंडर 0। तो या तो आर इक्वल टू 0 आएगा यानी कंप्लीट डिवीज़न हो गया, या ग्रेटर देन 0 या 0 से बड़ा होगा, जैसे यहाँ पे 3 आया। बट लेसर देन बी ये कहता है कि बी से कम होगा, यानी जो आपका बी है 4 इससे कम होगा 3 होगा, जैसे इस केस में 3 आया। यानी आर की अगर पॉसिबल वैल्यू देखें हम रिमाइंडर की, और 4 से ही अगर आप डिवाइड कर रहे हैं तो क्या क्या रिमाइंडर पॉसिबल हो सकते हैं। अगर कंप्लीट डिवीज़न हो गया तो 0 रिमाइंडर मिलेगा आपको, 1 मिल सकता है, 2 मिल सकता है, 3 मिल सकता है, मैक्सिमम यही रिमाइंडर आपको मिल सकता है। 4 तो मिल ही नहीं सकता, क्योंकि 4 अगर मिल रहा है इसका मतलब आपने डिवीज़न गलत किया है। तो बी की आर की कंडीशन जो है वो हमेशा बी से छोटी होगी और 0 या 0 से बड़ी, या तो 0 होगी कंप्लीट डिवीज़न के केस में, या 0 से बड़ी होगी। और 0 से कितनी बड़ी होगी, यानी उतनी ही बड़ी हो सकती है कि बी से छोटी हो, यानी आपका जो डिवाइज़र है उससे रिमाइंडर हमेशा छोटा होगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ये इस पे इसका जो यूज़ है वो फंडामेंटल जो बेसिक इसका यूज़ है वो हम HCF निकालने के लिए इसका यूज़ करते हैं। टू फाइंड HCF, यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा का जो यूज़ है वो हम HCF फाइंड के लिए, HCF फाइंड करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और HCF फाइंड करने के लिए जब इसी प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं तो उसको हम यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम कहते हैं। एल्गोरिदम का मतलब किसी प्रॉपर स्टेप में जब चीज़ों को आप लेके चल रहे हैं तो वो एल्गोरिदम हो जाती है। तो HCF हम कैसे फाइंड करेंगे, तो आपके बुक से ही एग्जांपल हम ले लेते हैं। फाइंड द HCF क्वेश्चन ले लेते हैं। फाइंड द HCF ऑफ 455 एंड 42। 455 और 42 का आपको HCF फाइंड करना है। तो इसमें एक जो है 455 ये हमारा A हो गया और 42 हमारा B हो गया। आप लिख सकते हैं A इज़ ग्रेटर देन B, 455 इज़ ग्रेटर देन 42। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन आप लिख देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है।
डिवीज़न मेथड से आप इसके पहले भी HCF निकालते आए हैं। तो 455 यानी जो बड़ा नंबर होगा वो अंदर होगा। 455 को हम अंदर ले लेते हैं और उसको हम डिवाइड करेंगे 42 से। तो 42 वन जा 42, यहाँ पे आया 3 और ये ऊपर से हम 5 उतार लिए, 35 आ गया। चूँकि 42 से 35 छोटा है और यहाँ डेसिमल का यूज़ आपको नहीं करना है, आप डेसिमल लगा के 0 लगा देंगे। इस तरह से आपको नहीं करना, चूँकि 35 से छोटा नंबर है, इसलिए 42 से छोटा है 35, इसलिए यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। 0 से जब आप 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 0 0 और रिमाइंडर आपका क्या बच के आएगा, 35। तो इस चीज़ को अब a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के टर्म में हम कैसे लिखेंगे। a आपका क्या है, 455, यानी पहले स्टेप में आप लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में आपको लिखना है। तो a आपका है 455, तो 455 इक्वल टू b आपका क्या है 42, q आपका क्या है 10 प्लस रिमाइंडर r आपका क्या आया 35। और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। चलिए अब आगे क्या करेंगे, इस 35 को हम डिवाइज़र बना देंगे और पहले जो डिवाइज़र था 42 वो अब डिविडेंड बन जाएगा हमारा। तो इस तरह से डिवीज़न तो आप पहले भी कर चुके हैं, कोई नई चीज़ तो मैं नहीं बता रहा हूँ आपको खुद भी लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हैं। 35 डिवाइज़र हो गया, 42 डिविडेंड हो गया। 35 से 42 को डिवाइड करेंगे तो डिवीज़न 1 टाइम, 35 वन जा 35, यहाँ जो रिमाइंडर आएगा वो 7। तो रिमाइंडर अभी भी 0 नहीं आया, यानी ये भी प्रोसेस ये चलेगा। इसके दूसरे स्टेप में आप लिखेंगे आपका a अब क्या था, a को ध्यान दीजिए, a था 42, b था 35, q था 1, r था 7। इसी फॉर्म में आपको बार बार लिखते चलना है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए। यानी 42 इक्वल टू, अब सेकेंड स्टेप में आप लिखेंगे इसके लिए 42 इक्वल टू b आपका क्या था 35, q क्या था 1, रिमाइंडर क्या था 7। अब इस 7 से हम 7 हमारा डिवाइज़र हो जाएगा और 35 हमारा डिविडेंड हो जाएगा, यानी ये अब इसको अंदर लिखेंगे। 7 5 जा 35 डिवाइड किए, रिमाइंडर 0 आ गया। तो रिमाइंडर 0 आते ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। और ये जो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आप लिख रहे थे, ये आप इस स्टेप में भी लिखेंगे। यहाँ पे a आपका क्या था 35 था, तो 35 इक्वल टू बी क्यू यानी 7 इंटू 5 प्लस रिमाइंडर आपका क्या आया 0 आया। जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया वहाँ प्रोसेस रुक गया, और जो टर्म रिमाइंडर 0 देता है आपको वही HCF होता है। यानी इस केस में आपने HCF निकाला 455 और 42 का 0 रिमाइंडर लाने वाला कौन है 7, तो HCF इसका आ गया 7। यहाँ पे एक चीज़ें कुछ किताबों में या NCERT में या RS अग्रवाल में लिखा होता है कि सिंस रिमाइंडर इज़ नॉट इक्वल टू 0 हैंस प्रोसेस, या भी फर्दर आप अगर आप ऐसा लिखना चाहें, या ये भी कंप्लीट तरीका ये, अगर एग्ज़ाम में आप ऐसे भी लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। ये सारे स्टेप आपको दिखाने पड़ेंगे। ये स्टेप 1 हो गया, ये स्टेप 2 हो गया, ये स्टेप 3 हो गया, ये सारे स्टेप आपको दिखाने होंगे। ये लेमा के स्टेप हैं सारे। अगर ये आप नहीं दिखाते हैं तो आपको पूरा नंबर आपको नहीं मिलेगा। तो HCF आपने यहाँ पे 7 फाइंड कर लिया, तो ये लेमा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आइए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखते हैं, ये क्या चीज़ है।
एवरी कंपोजिट नंबर, ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। कोई भी कंपोजिट नंबर, अगर उसके हम कोई भी कंपोजिट नंबर प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जो खुद से 1 से और किसी एक थर्ड डिजिट यानी मिनिमम 3 डिजिट 3 नंबर से जो डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट नंबर कहलाता है। प्राइम नंबर वो हैं जो खुद से और 1 से डिवाइड होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर वो हैं जो खुद से 1 से और किसी एक और डिजिट से भी डिवाइड हो जाते हैं, वो कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। वो सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। तो कंपोजिट नंबर का एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज हमारे पास 200 है। अब 200 बहुत सारे नंबरों से डिवाइड होगा, 2 से होगा, 50 से होगा, 20 से होगा, 100 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, बहुत सारे नंबरों से डिवाइड होगा। तो ये एक कंपोजिट नंबर है और इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करें तो 2 से शुरू करते हैं, 100 टाइम 2 से फिर डिवाइड करेंगे 50 आएगा, 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 25 आएगा। अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से डिवाइड करें तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, यानी फैक्टराइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या क्या फैक्टर इसके निकल के आए? 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम 2 है और 2 टाइम 5 है। 2 का एक फैक्टराइजेशन हम दूसरे ढंग से करते हैं। ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, ये क्या कह रही है अभी हम आपको थोड़ी देर में बता देते हैं। 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम दूसरे ढंग से अब करते हैं, 5 से पहले कर देते हैं। 5 4 जा 20, 40 टाइम में, 5 8 जा 40। अब 5 से ये नहीं डिवाइड होगा, 2 से, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो प्राइम फैक्टर्स इस बार क्या निकल के आए? 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 200 का ही प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया है। अब थ्योरम को फिर से पढ़िए। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, यानी किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो इसके जो प्राइम नंबर्स यानी फैक्टर जो आएंगे वो यूनिक होंगे। चाहे आप फैक्टराइजेशन किसी भी मेथड से करें, फैक्टर्स यही मिलेंगे। इनका ऑर्डर आप चाहे जैसे भी रख दें, यानी अपार्ट फ्रॉम ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। प्राइम फैक्टर्स किस तरह से रखे गए हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप जिस भी तरीके से करेंगे और भी किसी तरीके से करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स यही आपको मिलेंगे, यानी 3 टाइम 2 और 2 टाइम 5। आपने इस कंडीशन में देखा जब हमने 2 से शुरुआत की थी तो आपको 3 टाइम 2 और 2 टाइम 5 मिला। एक बार दूसरे तरीके से हमने किया तो आप देखिए 2 टाइम 5 और 3 टाइम 2, बात तो वही है। 3 टाइम 2 यहाँ भी है, 3 टाइम 2 जो है यहाँ भी है, 2 टाइम 5 यहाँ भी है और 2 टाइम 5 यहाँ भी है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता। इस थ्योरम का कहना यह है इसके जो प्राइम फैक्टर्स किसी भी कंपोजिट नंबर के जो आएंगे वो हमेशा क्या होंगे? यूनिक होंगे, यानी यही आएंगे चाहे जिस तरह से भी आप फैक्टराइजेशन करें। 3 टाइम 2, जैसे इस एग्जांपल की हम बात करें तो 3 टाइम 2 और 2 टाइम 5 आएगा, चाहे आप जैसे करें आएगा रिजल्ट वही। तो होप आपके समझ में ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक और यूक्लिड्स डिवीजन लेमा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। कोशिश हमारी होगी कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो हम प्रोवाइड करते चलें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।